चलती ट्रेन में एक लड़का मुझे बहुत देर से देख रहा था और फिर जैसे ही रात हुआ वो अचानक मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम जानवी है और मेरी उम्र 20 साल है। उस वक्त अभी अभी मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं दिखने में बहुत ही गोरी और खूबसूरत थी। और नई नई शादी के बाद तो लड़कियों की खूबसूरती पर चार चांद लग ही जाता है। मेरे भी चेहरा बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रहा था और मैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। दोस्तों, मेरा मायका ससुराल से रात भर की दूरी पर था। मतलब अगर मैं रात में ट्रेन पकड़ती तो अगली सुबह पहुंच जाती। एक दिन मैं मम्मी से बातें कर रही थी तो वो कहने लगी, बेटा तुम कुछ दिन के लिए घर पर आ जाओ, मेरा मन भी नहीं लग रहा है। मैं बोली, ठीक है मम्मी, मैं इनसे पूछ के बताती हूँ। और फिर जब मैंने अपने पति को कॉल किया तो वो ऑफिस में थे। उन्होंने कहा, जाओ बेबी, वो मम्मी है आपकी, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। लेकिन वो बोले, बेबी मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगा क्योंकि छुट्टी नहीं है, क्योंकि पिछले हफ्ते ही 4 दिन की छुट्टी ले लिया था, तुम्हें तो पता ही है, इसीलिए इस महीने अब छुट्टी नहीं मिल पाएगा। मैं बोली, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने मेरी ट्रेन की टिकट करा दी स्लीपर ट्रेन में, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं था, मैं आराम से चली जाती हूँ और आ भी जाती हूँ। उस दिन मैंने एक रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिसका ब्लाउज थोड़ा डीप था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। खैर, मैं स्टेशन 15 मिनट पहले ही पहुँच गई थी और रिजर्वेशन S2 में मेरा सीट नंबर 32 था। मेरा सीट कंफर्म था तो मुझे टेंशन नहीं था। मैं आराम से बैठकर अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी और सोच रही थी, यार कब आएगा ये ट्रेन और फिर मैं बैठूंगी। मेरे बगल में एक लड़का था। दिखने में बहुत स्मार्ट तो नहीं था, लेकिन शरीर से लंबा चौड़ा था। उसको देखने से लग रहा था जैसे कि ये जिम जाता हो। खैर, वो मुझे बहुत देर से देखे जा रहा था, मतलब स्टेशन पर ही वो मुझे देख रहा था। मैंने सोचा, क्या बात है, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। लेकिन वो बहुत हैरान और परेशान भी लग रहा था। उसके सर से पसीने भी टपक रहा था। वैसे तो गर्मी था, लेकिन इतना भी नहीं कि पसीना आने लगे, क्योंकि हर स्टेशन पर बहुत अच्छे अच्छे पंखे लगे हुए थे। ये सब देख कर भी मैं उसे कुछ ना बोली। और फिर इतनी देर में ही ट्रेन आ गया। मैं ट्रेन में बैठी तो मुझे पता चला कि उसका भी S2 में सीट नंबर 31 है, तो बिल्कुल जस्ट मेरे सामने ही था और कब से मुझे ही देख रहा था। उस वक्त रात का समय था और ट्रेन भी अपनी रफ्तार पर चल रहा था। वो लड़का मुझे बहुत अजीब तरह से देख रहा था, कभी नीचे देखता तो कभी ऊपर देखता। अब मुझे बहुत चिढ़ होने लगा। उसे देखकर मैं सोची कि मैं उसे जाकर पूछ लूँ क्या कि तुम्हारे घर में कोई माँ बहन नहीं है। लेकिन फिर मैं सोची, क्या तमाशा बनाना, कुछ बोलेगा तब इसको बताती हूँ। लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। फिर उसने देखा कि सब लोग धीरे धीरे सोने लगे हैं, तो वो मेरे पास आकर मेरी सीट पर बैठ गया, क्योंकि उसकी सीट बीच वाली थी और मेरी सीट नीचे वाली थी। तो उसने कहा कि मुझे अभी सोने का दिल नहीं है, इसीलिए थोड़ा मैं बैठ जाता हूँ। उस वक्त शाम हो रहा था। मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। इतना बोलकर मैं अपना फ़ोन चलाने लगी और अपने पति से बात कर रही थी कि मुझे सीट मिल गया है और मैं बैठ गई हूँ। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, तुम एक बार मम्मी को भी कॉल करके बता देना। मैं बोली, अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। अच्छा चलो, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, पहले मैं अपनी मम्मी को भी बता देती हूँ कि हाँ, मैं ट्रेन में बैठ गई। फिर मैं उनका मैसेज छोड़कर मम्मी को फ़ोन लगाई और मैंने कहा कि हाँ मम्मी, मैं सीट पर बैठ गई हूँ और आराम से कल सुबह तक पहुँच जाऊँगी, आप टेंशन मत लेना। वो लड़का फिर मुझे देखने लगा कि कल सुबह तक मतलब यहाँ रात भर रुकेंगी, और उसके चेहरे पर थोड़ा मतलब तसल्ली जैसा कुछ दिख रहा था। फिर मैं जैसे ही मम्मी का फ़ोन रखी तो उसने कहा कि अच्छा, आप कल सुबह उतरेंगी क्या। मैंने कहा कि हाँ, क्यों, क्या हुआ। उसने कहा, मुझे भी कल सुबह उतरना है। वैसे आप कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा कि मैं तो कानपुर जा रही हूँ। और तुम। उसने कहा कि मैं लखनऊ ही उतर जाऊँगा। मैंने कहा कि अच्छा, सही है। हाँ, लखनऊ कानपुर से ज़्यादा दूर भी नहीं है। फिर ऐसे ही उससे मेरी थोड़ी बातें होना शुरू हो गई और वो भी मुझसे बात करने लगा। धीरे धीरे उसने मुझे पूछा कि आपके घर में कौन कौन रहता है, वगैरह वगैरह। मैंने ये सब बात उसको बताना ज़रूरी नहीं समझा, इसीलिए मैंने कहा कि आपको इससे क्या, मेरे घर पर कोई भी रहता हो, आप अपने काम से मतलब रखिए। उसने कहा कि अरे, आप तो बुरा मान गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप मुझे गलत समझ रही हैं, लेकिन मैं इस टाइप का लड़का नहीं हूँ जैसा आप मुझे समझ रही हैं। मैंने कहा कि मैं किस टाइप का समझ रही हूँ तुम्हें कैसे पता, और अगर तुम कुछ गलत कर रहे होगे तभी तो मैं तुम्हें गलत समझ रही हूँ। तो वो समझ गया कि वो मुझे बार बार घूर रहा था, मैं उससे वही कहना चाह रही हूँ। फिर धीरे धीरे शाम से रात हुआ और हमने खाने का ऑर्डर किया, वो भी खाने का ऑर्डर किया। अभी तक वो नीचे ही बैठा था। फिर खाना खाने के बाद मैंने उससे कहा कि अभी आप ऊपर चले जाओ, क्योंकि अब मुझे नींद आ रही है, मुझे भी सोना है। उसने कहा कि मैडम प्लीज़, आप बुरा ना मानो तो आप ऊपर चले जाओ, आप सो जाना, मुझे तो नींद आ रही है, मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ तुम्हें, कोई बात है, बताओ मुझे भी। उसने कहा कि वो मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, इसीलिए मैं लखनऊ जा रहा हूँ, कुछ पैसे के इंतज़ाम में। अब देखिए क्या पता मुझे मिल जाए। मैंने कहा, क्यों, तुम जॉब नहीं करते। तो फिर उसने कहा कि मैं जॉब तो करता हूँ, लेकिन अभी सैलरी आने में टाइम है, तो मैंने सोचा कि मामा के घर पर जाकर पैसे ले लेता हूँ और सैलरी आते ही मैं मामा को लौटा दूंगा।
मैंने कहा यार तुम्हें पता है आजकल के रिश्तेदार वगैरह कोई काम नहीं आते हैं, सबको सिर्फ मतलब से ही मतलब होता है। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तभी वो पूछेंगे, नहीं तो वो भी तुम्हें अंगूठा दिखा देंगे। फिर वो बोला आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फिर वो मेरे पास आकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसकी गाल पर एक तमाचा मार दिया। मैंने कहा कि बदतमीज हो क्या तुम। उसने कहा मैडम मुझे आप में एक बड़ी बहन की छवि दिखाई दी, क्योंकि आपने जिस तरीके से मुझे समझाया कि रिश्तेदार ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, आपने मेरे दिल की बात छीन ली, इसीलिए मैंने आपका हाथ पकड़ा। आप मुझे इतना गलत क्यों समझ रही हैं? ये देखिए मैं अपनी माँ को अभी वीडियो कॉल करके दिखाता हूँ, उनकी तबीयत कितनी ख़राब है। मैंने कहा कि अच्छा लगाओ फिर इसी बात पर, मैं भी देख लूँ ज़रा तुम्हारी माँ की तबीयत ख़राब है कि नहीं। फिर उसने अपनी माँ को कॉल लगाया तो उसकी माँ बेड पर पड़ी हुई थी और बगल में एक लड़की भी थी। उसने फ़ोन उठाया, उसने कहा हाँ भैया आप पहुँच गए? तो ये बोला कि नहीं नहीं अभी तो मैं नहीं पहुँचा हूँ, अभी तो ट्रेन में हूँ। ये देखो ये मैडम बहुत अच्छी हैं, इनका दिल बहुत ही अच्छा है। उन्होंने मुझे कहा कि अपनी माँ को दिखाओ, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, थोड़ा मम्मी को दिखाना। फिर वो अपनी मम्मी को दिखाई तो उनकी तबीयत बहुत ही ख़राब थी, वो बेचारी बहुत ही बीमार पड़ी हुई थी। फिर मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो। उसने तुरंत फ़ोन कट किया और मैंने कहा मैडम कोई बात नहीं, होता है ऐसा, अजनबी पर कौन विश्वास कर पाता है। आजकल तो लोग अपने पर ही विश्वास नहीं करते। तो ये तो मैं अजनबी हूँ। फिर धीरे धीरे मैं देखी कि वो मेरे पास आकर बैठ रहा है। मैं गुस्से में बोली कि ये क्या है। उसने कहा कि मैडम एक बात बोलना है आपसे, आप बुरा ना माने तो मैं कह दूँ। मैंने कहा हाँ बोलो। उसने कहा मैडम अपना नंबर मुझे दे दीजिए। मैंने कहा क्यों, मैं अपना नंबर तुम्हें क्यों दूँ, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मैंने कहा कि मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैं आपको बहन मानता हूँ। बहन बोला, और कोई भी अगर लड़की होती ना आपकी जगह, मैं उसको बहन ही मानता, क्योंकि मैडम मेरी भी एक बहन है और मैं सबको अपनी बहन की तरह ही मानता हूँ। मैं जानता हूँ कि आज मैं कल को किसी बहन के साथ बुरा करूँगा तो मेरी बहन के साथ भी बुरा हो सकता है, इसीलिए मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं बोली अच्छा तो फिर ये बताओ तुम मेरा नंबर क्यों मांग रहे हो। उसने मुझसे कहा कि मैडम मुझे पैसे की ज़रूरत है, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मैं जल्दी ही पैसा लौटा दूंगा, आप मेरा नंबर भी रख लीजिए और मेरे घर की बहन का भी नंबर रख लीजिए। मैं थोड़ी देर सोची और मैंने सोचा कि यार ये अजनबी है, पता नहीं पैसे लौटाएगा कि नहीं, क्या करेगा क्या नहीं, कभी ये सही बात कर रहा है कभी गलत। मुझे तो उसके बारे में कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मुझे याद आया कि वीडियो कॉल पर इसकी माँ को देखी थी। फिर मैंने कहा कि अच्छा तुम रुको। फिर मैं अपने पर्स में 3,000 रुपये रखी थी, मैंने उसे दे दी। उसने कहा शुक्रिया मैडम, मैं आपको अपनी सैलरी मिलते ही तुरंत लौटा दूंगा। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं ठीक है। मैंने सोचा इसकी माँ अभी बीमार है और इसको पैसे की ज़रूरत है, तो क्यों ना दूँ मैं। अभी मेरे पास पैसे हैं, कल को मेरी हालत अगर ख़राब हुई तो आज अगर मैं किसी की मदद करती हूँ तो कल भगवान मेरी मदद भी ज़रूर करेंगे। ये सोचकर मैंने उसे पैसे तो दे दिया था। फिर जैसे ही मैं अपने घर पर गई तो मुझे पता चला कि मेरे पति का प्रमोशन हो गया है। ये सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, लेकिन मैं अपनी मम्मी के यहाँ पर थी तो मैंने कहा मम्मी अब मुझे प्लीज़ मुझे जल्दी घर जाना है, क्योंकि मैं इस खुशी में अपने पति के पास रहना चाहती हूँ और उनको भी मेरी ज़रूरत होगी, क्योंकि मेरे पति अकेले रहते हैं तो कुछ भी होगा तो वो सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। अगर मैं रहूँगी तो छोटा सा पार्टी भी हो जाएगी। मम्मी ने कहा कि ठीक है बेटा, अब तू पराई हो गई है और मुझसे ज़्यादा तुझे अपनी पति से प्यार है। तो मैंने कहा कि मम्मी जब तक मैं यहाँ पर थी तब तक मुझे आप लोग को देखना था, लेकिन जब मेरी शादी हो गई है तो मुझे मेरे पति को भी देखना है ना। वैसे भी आपकी तबीयत अभी ठीक है, आपने मुझे तो सिर्फ देखने के लिए बुलाया था, मैं बाद में आपको पक्का आऊँगी और उनको भी लेकर आऊँगी। उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा जाओ और मेरी तरफ से दामाद जी को भी बधाई देना। मैंने कहा कि ठीक है माँ। फिर मैं गई और जाते जाते अपने पति को गले से लगा ली और मैंने कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस जान, आपकी प्रमोशन हो गई। उन्होंने कहा कि थैंक यू बेबी, तुम मेरे लिए इतना जल्दी आ गई, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। मैं बोली ये सब तो मैं आपकी वजह से ही इतनी अच्छी बन पाई हूँ। फिर उसके बाद मेरे पति बोले पता नहीं आज मेरे बॉस मेरे ऊपर इतना मेहरबान कैसे हो गए कि मेरी तुरंत अचानक से ही प्रमोशन हो गया। मैं तो बहुत दिन से सोच रहा था कब होगा, लेकिन देखो ना हो गया। मैंने कहा कि आपको पता है आज रास्ते में मुझे एक लड़का मिला जिसकी माँ बीमार थी और उसको पैसे की ज़रूरत थी, तो मेरे पास 3,000 रुपये पड़े थे तो मैं उसको दे दी। तभी मेरे पति बोले कि शायद वो भगवान ही होंगे, तभी तो देखो तुमने उसकी मदद की और भगवान ने हमारी आमदनी और बढ़ा दिया। हमें दूसरों की मदद ज़रूर करनी चाहिए, तभी भगवान हमारी मदद करता है। देखो ना आज हमारा कितना अच्छा प्रमोशन भी हो गया है। मैं और मेरे पति बहुत खुश थे और फिर हम दोनों रात को डिनर पर भी गए थे। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि हमें ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करनी चाहिए और हमें मन में ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए कि हमें वापस कुछ मिलेगा या नहीं, या फिर इसके बदले में मुझे कुछ मिलेगा या नहीं।
ये तो सब भगवान के हाथों में है। ऊपर वाला चाहे तो हमें बना सकता है और वही चाहे तो बिगाड़ भी सकते हैं।